नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के पार्क सर्कस में क्या है बवाल? बंगाल का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के पार्क सर्कस में क्या है बवाल? सड़क पर नमाज बुलडोजर चले, नमाज पढ़ने पर भी रोक है, अब बुलडोजर चल रहा है वहां पर। भड़की ममता बनर्जी, गुस्से में भी मुस्लिम समुदाय। बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कुछ न कुछ हमेशा होता जा रहा है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार अंततः मुस्लिम समुदाय को सड़क पर उतरना पड़ा, और जब ममता बनर्जी भी इसको लेकर के आग बबूला है। ममता बनर्जी जबकि बुलडोजर के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट जाकर के आदेश दिलाए, उसके बाद भी अगर मकान टारगेट करके मुस्लिमों के अगर गिराए जा रहे हैं या बाकियों के गिराए जा रहे हैं तो यह बड़ी चिंता का विषय है। और यह टारगेट करके कि टीएमसी के कार्यकर्ता है क्या? अब मुस्लिम समाज भी वहां नमाज अदा हमेशा करता रहा और अब इन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, तो अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है वहां से। तो सदियों से चला आ रहा परंपरा बंद करना यह चाहते हैं या फिर उसमें टांग अड़ाना चाहते हैं? हकीकत यह है कि यह चाहते तो नहीं बंद करना, लेकिन टांग अड़ाना चाहते हैं। ऐसी हुड़दंग मचाते हैं कि मतलब हमेशा लोगों को याद रहे कि हाँ, बीजेपी के शासन में क्या होता है। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी किन किन चीजों को लेकर के अदालत जाती रहेगी? ममता बनर्जी ने यह निर्णय किया कि वह फिर से उपचुनाव लड़ेंगी नंदीग्राम से, जो सीट खाली हुई है। और जब ममता बनर्जी विधायक बन जाएंगी तो वह सदन के अंदर जाकर के आवाज अपनी सुना सकेंगे बंगाल और देश को कि यह समस्याएं हैं। अब भाजपा बोलने देगी? 200 से ऊपर विधायक ले आकर के, इसकी तो गारंटी नहीं लगती। जब लोकसभा में नहीं बोलने देती है तो वहां बोलने देगी? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी जूझ रही है और वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। ममता बनर्जी जूझ इस बात से रही है कि जो गतिविधियां चल रही हैं, ममता बनर्जी सक्रियता से सड़कों पर नहीं उतर पा रही है और उसका तोड़ नहीं निकाल पा रही क्या है। और क्या कहीं इस बात का डर तो नहीं ममता बनर्जी को कि मैं अगर सड़क पर उतरी और जैसे काफिले पहले हमारे ममता बनर्जी के पीछे उतरते थे वैसे नहीं उतरे तो वहीं से ग्राफ खत्म हो जाएगा। तब वो गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स यह चलाने लगेंगे कि देखो यही ममता है, पहले जैसे कारवां चलता था अब वह कारवां इनका छोड़ दिया है, इसीलिए यह हार गई है। जबकि ऐसा डर से होगा, बंगाल के लोग डर से, टीएमसी के कार्यकर्ता इनके साथ नहीं आकर के खड़े होंगे क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे पार्क सर्कस के अंदर माहौल गर्म है एकदम, और पार्क सर्कस के अंदर पुलिस परेशान है और मुस्लिम समुदाय गुस्से में आया है। इस बार पहली बार बंगाल के अंदर कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इन लोगों को बहुत नफरत है भारतीय जनता पार्टी वालों। दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या तोड़ निकालेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में सब ठीक नहीं है। नीतीश से टकराव बीजेपी को भारी पड़ेगा। सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से हटाए जाएंगे। अब सम्राट चौधरी को जो नीतीश कुमार ने बनाया था, पहली बात तो सम्राट चौधरी ने रंग दिखाना नीतीश कुमार को ही शुरू कर दिया। अब यह बात समझ में अब आई कि सम्राट चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ही अपना सीएम नहीं
मान रहे हैं, उन्हें बस चंद दिनों के लिए उनको फिर हटना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस अपने लोगों को बिहार में बैठाना चाहता है। और ललन सिंह जो बयान दे रहे हैं ना बार बार, ललन सिंह आरएसएस के बहुत नजदीक जा रहे हैं, संघी बन रहे हैं। हालांकि जन्मजुग्गी संघी है नहीं, हुआ है भूयार, लेकिन जन्मजुग्गी नहीं है, भूयार है। इसीलिए तो नीतीश कुमार को आखिरी वक्त में धोखा दिया, भाजपा के गोद में बैठ गए और संघी बनने लगे। और संजय झा तो पहले से संघी है, हुआ नई बात ही नहीं है उसमें कुछ। ऐसे में सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर नीतीश ने, ललन सिंह आखिर उसका उल्लेख कर ही दिए कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, विरासत दे दिया। यह प्रोत्साहन वाली बातें नहीं थी, यह ताना मारने जैसा था कि नीतीश कुमार ने भले ही दे दिया हो, लेकिन आरएसएस रहने नहीं देगा और भाजपा नहीं रहने देगी। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी यह समझ गए हैं कि सीएम की कुर्सी से वह हटाए जाएंगे, इसलिए सम्राट चौधरी अब नीतीश के हक में नहीं, नीतीश के विरोध में काम कर रहे हैं कि ताकि वह सीएम बने रहे। बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा तो बने रहे सीएम की कुर्सी पर, लेकिन संभव लग नहीं रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपनी प्रयास पूरा कर रहे हैं। जेडीयू के डिप्टी सीएम को नहीं बुलाते हैं बैठक में, जेडीयू को वोट बैंक के पैर कतरने के लिए बुलडोजर चला करके तैयार किया। अब तो सम्राट चौधरी का ना, हम चला रहे हैं ना बुलडोजर योगी जी वाला, यह तो भाजपा का एजेंडा है। जमीनों को हड़पना, यह तो भाजपा का एजेंडा है। तो गरीब बस्तियों को, झुग्गियों को बुलडोजर चला करके नष्ट कर रहे हैं। एसआईआर में जिनके नाम कटे उनको घुसपैठिया साबित करना है तो उनके राशन कार्ड बंद तो करने पड़ेंगे ना। तो 65 लाख नाम कटे तो 34 लाख के तो वोटर कार्ड से नाम काट दिया है, और बचे 31 लाख लोगों की जांच शुरू है। जांच हो रही, अरे पता नहीं कौन सी जांच हो रही है भाई। अब नीतीश कुमार यह सब कुछ समझ गए हैं। नीतीश कुमार ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल यह कर दिया कि सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। लेकिन यह बात सच है कि नीतीश कुमार के कर्मों की सजा है, उनकी पार्टी पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना करके भी वह किसी काम के नहीं रहे। फैसले उनके कुछ भी नहीं है, फैसले कोई और कर रहा है। और जेडीयू के 85 विधायक होने के बावजूद नीतीश तमाशा देख रहे हैं। अब अगला उनका क्या होगा वह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार कुछ न कुछ चक्कर में तो होंगे, क्योंकि पार्टी के वजूद को बचाना है। लेकिन अब उनको अपनी पार्टी को उस स्थान तक पहुंचा पाना मुश्किल होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि वो पहले भी आते थे, कैसे क्या भरोसा करें, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब 130 विधायकों की तैयारी कर रहे हैं। 130 एमएलए की बड़ी तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी से पंगा ही ले लिया है। बीजेपी को उल्टा पड़ेगा या क्या? चंद्रबाबू नायडू एक रैली को संबोधित करते हुए, बीबीसी के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की घोषणा की अधिक बच्चे पैदा करने वाले को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया। श्रीकाकुलम जिले में एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे के पैदा होने पर माता पिता को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे को जन्म पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे बच्चे होना भार है, लेकिन यह सच नहीं है। बीबीसी तेलुगु के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्य लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण और उसके नतीजों के बारे में किसी न किसी रूप में अपनी आवाज उठाते रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पिछले कुछ वर्षों से इस मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कई बार टिप्पणी की है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कई बार टिप्पणी की है कि दक्षिण राज्यों में युवाओं की संख्या धीरे धीरे घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जापान और चीन जैसे कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि राज्य के विकास के लिए तैयार की जा रही विजन 2047 में जनसंख्या पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अब यह तो मोदी जी की लाइन नहीं है, और दूसरी चीज, मोदी की लाइन यह भी नहीं है कि पैसे दे। मोदी की लाइन तो पैसे लेने की है। और दूसरा जो बड़ा झटका मोदी को मिला कि मोदी एक तरफ जहां मुस्लिमों के नाम SIR से काट रहे हैं, वही चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वर्ग को 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जिस मदरसे को लगातार भारतीय जनता पार्टी बंद करती है, योगी आदित्यनाथ बंद करते हैं, या भाजपा वाले जहां सबको प्रताड़ित करते हैं, वही चंद्रबाबू नायडू 5,000 रुपये मदरसे को हर महीने दे रहे हैं। जितने भी मदरसे हैं, जिन मुस्लिम आबादी को बंगाल के पार्क सर्कस के अंदर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसी मुस्लिम वर्ग के मौलवी जो नमाज अदा कराते हैं मस्जिदों में, उनको 10,000 रुपये महीने सैलरी देने की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पूरी तरह से उलट हो गई है। यह सब कारण यह है कि एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। एडीएमके भी अब पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से अलग हो गई। उसके जैसे 25 विधायक टूटे और वह भाजपा की वजह से ऐसा हुआ, तो भाजपा का साथ छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए छोड़ दिया, समझ लीजिए, क्योंकि एनडीए से अलग जाकर के उन्होंने स्टैंड ले लिया है। यह मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू ने आरक्षण 4% या 10,000 रुपये की सैलरी या 5,000 मदरसे को और 1 लाख रुपया हज करने वाले यात्रियों को मदद देंगे, यह सब ऐलान कर चुके, तो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग गए। क्योंकि 8 महीने, तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए, भाजपा और नायडू के अंदर टकराव चल रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक घंघोर टकराव है। नीतीश, नायडू, सिंधे का भी, तीनों का टकराव चल रहा है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। यह स्टैंड एनडीए को भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को भारी पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़े टकराव हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में तस्वीरों में झलकेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बंगाल जीत के बाद अमित शाह ने अपनी पूरी टीम को वहां पहुंचा दिया है और योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से साइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रयास कर रहे हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ को यह सीएम नहीं बनाना चाहते और ना ही योगी आदित्यनाथ के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जो एक मंत्रिमंडल विस्तार, कैबिनेट विस्तार हुआ है, दिल्ली के दबाव में योगी आदित्यनाथ ने मंत्री का शपथ तो दिला दिया, मंत्री बना तो दिया, लेकिन कोई विभाग नहीं दिया है। और अगर योगी से पंगा लिए तो योगी नुकसानदायक होंगे और योगी गुजरात लॉबी को कुछ समझ नहीं रहे हैं और इनकी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस टकराव के पीछे आरएसएस का भी हाथ है, लेकिन मैं नहीं मानता। कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी को हटाना है तो ऐसे सीएम की जरूरत है, और आरएसएस इस गुजरात लॉबी के साथ नहीं है। यह गुजरात लॉबी जैसे जैसे चुनाव, बंगाल जो जिस तरीके से चुनाव जीते हैं, इसी फार्मूले को अपनाना चाह रहे हैं। योगी भी अपनाना चाह रहे हैं, तभी वह सीएम बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन यह गुजरात लॉबी जो अमित शाह की जोड़ी है, यह उनको बनने नहीं देगी। अब ऐसे में
योगी आदित्यनाथ कहीं घातक न साबित हो जाए, चुनाव हारने के लिए जरिया न बन जाए, क्योंकि पूर्वांचल में उनका बहुत जोर है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जिस संकट में है और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के यह फैसले नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। अब ऐसे में एनडीए के अंदर टकराव हो रहा है और एनडीए का साथी छोड़ दिया अगर मोदी के साथ, तब तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन केरल के अंदर कांग्रेस ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना करके एक संदेश तो दे दिया, और जो तस्वीर वहां नजर आया, बहुत खूबसूरत नजारा। नरेंद्र मोदी को मिर्ची तो लगी होगी कि देखो विपक्ष का भी कैसे स्टेज पर बैठाकर सम्मान होता है और अपने बगल में बैठा करके कैसा सम्मान होता है। अब केरल के विजयन को शिकायत नहीं हो सकती कांग्रेस से। लेफ्ट की सरकार चली गई सालों बाद और कांग्रेस की सालों बाद सत्ता आई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जा रही है। अब ऐसे में तमिलनाडु से एनडीए गठबंधन को झटका लगा और एडीएमके अब पूरी तरह से इनसे अलग है और चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदल दिया और नीतीश कुमार मौके की तलाश में है। ऐसे में एनडीए का क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन इंडिया का क्या? केरल के अंदर मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया, सिर्फ कांग्रेस के ही लोग रहे और कांग्रेस के ही हर राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। इंडिया गठबंधन के लिए यह एक झटका है। इससे यह लगता है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर हो चली है और कांग्रेस अब यूपीए गठबंधन का जल्द आगाज करने वाली है। जिसे आना है कांग्रेस के साथ, उसे कांग्रेस के समझौते पे आना पड़ेगा। कांग्रेस किसी से समझौता नहीं करेगी। यह ममता बनर्जी के लिए भी संकेत है और अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के लिए इस बार सत्ता काबिज कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा और अगर सत्ता में नहीं आए तो पार्टी के जनाधार भी खत्म होगा। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 15 साल हो जाएंगे उनको सत्ता गंवाए हुए। फिर 15 साल के बाद सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है क्षेत्रीय दलों को, खास करके क्योंकि उनका वजूद सिर्फ यूपी में है। फिर वह वोटर्स किसी और तरफ मूव करेंगे, इसमें कांग्रेस को फायदा होगा, वह कांग्रेस की तरफ, क्योंकि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के लोग आवाज भी बुलंद नहीं कर पाएंगे। इस बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो फिर राहुल गांधी ही उधर नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए हैं कि अगर अब मोदी के साथ रहे और मोदी के फैसलों के साथ रहे तो फिर सत्ता 29 में गंवानी पड़ेगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने पाला बदल दिया। चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने से नरेंद्र मोदी को जोर का झटका धीरे से लगा है। देखना यह होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू इसके आगे तक जाएंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू समझौता करेंगे। कुछ बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि वह केंद्र सरकार के अंदर हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।